इसी तरीके से अगर आस्था कैश की जगह पे इसी तरीके से अगर आस्था कैश की जगह पे कुछ और चीज इन्वेस्ट करे, अगर आस्था कुछ और चीज इन्वेस्ट करे तो क्या होगा सर? और चीज मतलब एग्जाम्पल देखते हैं। आस्था स्टार्टेड बिजनेस by investing cash rupees 1 lakh and furniture rupees 20,000। सर फर्नीचर कैसे इन्वेस्ट करेगी? से फॉर एग्जाम्पल मेरे घर पे टेबल एंड चेयर पड़ी है, मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पे टेबल एंड चेयर की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैं मेरे घर वाली जो टेबल एंड चेयर है वही मैं मेरे शॉप पे ले जाके रख दूंगा, क्योंकि वहां पे एडिशनल अमाउंट मैं कहाँ से लेके आऊँ? मतलब मैं नया परचेज करूंगा, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग न्यू वन, मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरा जो पुराना पुराना फर्नीचर पड़ा है घर पे, या सोफा पड़ा है स्पेयर में पड़ा है, कुछ काम नहीं आएगा, तो मैं वो ले जाके अपनी शॉप पे रख दूंगा, ठीक है? या फिर एसी पड़ी है, तो एसी पड़ी है तो मैं वहां पे उसको ले जाके रख दूंगा। तो ये जो चीजें हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कैश के अलावा भी अगर अपनी पर्सनल एसेट को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा? तो अगर आप अपने बिजनेस में पर्सनल एसेट को इन्वेस्ट करते हो तो क्या होगा? देखो, आस्था ने क्या दिया बिजनेस को? एक तो कैश दिया है, प्लस इसके साथ में फर्नीचर दिया है। अब अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं फर्नीचर का, तो फर्नीचर की जगह पे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है? एसी हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मशीन हो सकता है, वॉट एवर द थिंग, ठीक है? ये क्यों दे रहा है? आस्था क्यों दे रही है? दैट इज आस्था इन्वेस्टिंग कैपिटल इनटू द बिजनेस, ठीक? तो बिजनेस को क्या मिला? एक मिला है कैश, कैश अपनी होती है एसेट, एसेट इंक्रीज होना मतलब डेबिट करोगे। एक दिया फर्नीचर, फर्नीचर भी बिजनेस के लिए एसेट होती है, एसेट इंक्रीज होना मतलब डेबिट करना। क्यों दिया? क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट किया है। कैपिटल क्या होगा? कैपिटल होगा, कैपिटल इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट करना। क्लियर एकदम? डन। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल सर अकाउंट। लेकिन दो ही एस्पेक्ट होते हैं ना, तो यहाँ पे आप सेपरेट एंट्री कर सकते हो, कैश के लिए अलग कर दो, फर्नीचर के लिए अलग कर दो, या फिर दोनों को मर्ज करके देखोगे तो दोनों की कंपाउंड एंट्री बन जाएगी। अपने दोनों को देखते हैं। कैश इन्वेस्टमेंट जो किया, कैश इन्वेस्टमेंट जो किया उसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 1 लाख रुपीज। नंबर वन, ये कैश इन्वेस्टमेंट किया उसकी जनरल एंट्री। फर्नीचर इन्वेस्ट किया है, फर्नीचर इन्वेस्ट किया है उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 20,000 एंड 20,000। अगर इन दोनों जनरल एंट्रीज को अपने मर्ज करके देखें, सर मर्ज मतलब क्या हो गया? दोनों को मिक्स करके एक जनरल एंट्री बनाएं तो क्या होगा? दोनों को अगर मर्ज करके देखें तो आपकी एक जनरल एंट्री क्या बनेगी? मिक्स, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री।
कंपाउंड मतलब हो गया मिक्स करना। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। दोनों अलग अलग अकाउंट है, दोनों अलग अलग अकाउंट है। तो पहले लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट हो रहा है तो आपको वही लिखना है, दैट इज फर्नीचर अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट जो फर्नीचर का डेबिट हो रहा है यानी 20,000। अब देखो यहाँ पे टू कैपिटल है, यहाँ पे भी टू कैपिटल है, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या करो दोनों को मर्ज कर दो। दोनों को मर्ज करके क्या लिखना है आपको, अमाउंट को ऐड करना है, दैट इज टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000, 1,20,000 कैसे आया, 1 लाख प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 1,20,000। दिस इज द कंबाइंड एंट्री। अब अगर अल्टीमेटली अपने देखें कि अगर अल्टीमेटली ऐसा देखें कि बिजनेस को क्या मिल रहा है, तो बिजनेस को क्या मिल रहा है इन्वेस्टमेंट में। सम टाइम कैसा होता है ना कि आपका एक ऑलरेडी एक बिजनेस होता है, ठीक है, आप उस बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो नए वाले बिजनेस के लिए नई नई तरीके से नए स्टार्टिंग से आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जनरल एंट्री वगैरह सारी उस फॉर्म में बनेगी, नई बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेगी, नया अकाउंटिंग करना है आपको। तो उस केस में आपको क्या करना है, अगर आपका पुराना बिजनेस है उसको आप शट डाउन करके आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पास में पुराने बिजनेस में एसेट भी हो सकती है, लायबिलिटी भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप अगर ट्रांसफर करते हो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में, अगर आप ट्रांसफर करते हो तो इन्वेस्टमेंट अगर पूरे के पूरे बिजनेस को, या फिर ऐसा समझे कि आप पूरे एक बिजनेस को परचेज कर रहे हो। से फॉर एग्जाम्पल आस्था ने शरद का बिजनेस एक्वायर कर लिया, तो शरद के बिजनेस से आपको क्या क्या मिला, ठीक है, तो उसकी जो जनरल एंट्री है वो कैसे करनी है। तो जनरली अगर बिजनेस के पास में एसेट आती है, तो एसेट आती है तो एसेट इंक्रीज होगी, एसेट इंक्रीज होती है तो अपने क्या करते हैं उसको डेबिट करते हैं। अगर लाइबिलिटी आती है, लाइबिलिटी आना मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीज होना मतलब क्रेडिट करोगे। और कैपिटल अगर बिजनेस को मिलती है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है तो उसको अपने क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके इसके बेस पे आपको जनरल एंट्री करनी है। से फॉर एग्जाम्पल कैश रुपीज 1 लाख, फर्नीचर रुपीज 20,000, डेटर्स रुपीज 10,000, क्रेडिटर्स रुपीज 5,000। अब देखो इसमें अपने आइडेंटिफाई करते कौन सी चीज क्या है। सबसे पहला कैश अपने लिए क्या होता है, एसेट। एसेट, फर्नीचर क्या होगा, एसेट। डेटर क्या एसेट, होगा, एसेट। क्रेडिटर क्या होगा, लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी। क्लियर एकदम। अब आपको जनरल एंट्री अगर बनानी है तो क्या जनरल एंट्री बनाओगे, क्या जनरल एंट्री बनाओगे, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, कम वो वाली बनानी है, सिंपल वाली, मतलब कंपाउंड एंट्री बनानी है या फिर कंपाउंड अलग कंपाउंड अलग? बनाते एक ही एंट्री बनाते हैं, बोलिए। कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेब्टर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट,
टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। आपने यहाँ पे कैश में लिखा 1,00,000 रुपीज, फर्नीचर में लिखा 20,000, 20,000, डेटर में लिखा 10,000, क्रेडिटर में लिखा 5,000। क्या यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में? हाँ, हाँ, कितना आ रहा है? 1,25,000, 1,25,000। ठीक है। तो जो डिफरेंस आ रहा है उसका क्या करना है? तो देखो, आपने एक चीज देखी थी अकाउंटिंग इक्वेशंस के टाइम पे कि एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? एसेट इज गिवन, दैट इज 1,30,000. Capital is not given, but liability is given, that is 5,000. Can we calculate the capital amount? Yes, that is 1,30,000 minus 5,000 is equals to capital. 1,25,000। That is 1,25,000 is equals to capital. अगर बिजनेस को कैपिटल मिलती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे अपने क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,25,000। अब दोनों डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गए। हाँ, दिस वन इज एसेट, दिस वन इज लायबिलिटी एंड दिस वन इज कैपिटल। इज इट क्लियर एकदम? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। विड्रॉ बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है, तो क्या विड्रॉ कर सकता है? कैश विड्रॉ कर सकता है, एसेट विड्रॉ कर सकता है। सपोज मेरे शॉप पे एसी लगी हुई थी, मैं वो एसी उठा के घर पे लगा ली मैंने, मे बी चांसेस, ठीक है। जैसे मैं घर की एसी ऑफिस पे लगा सकता हूँ, तो वैसे ऑफिस की एसी घर पे भी लगा सकता हूँ। तो अगर मैंने पर्सनल एसेट, मैंने ऑफिस की जो है, बिजनेस की जो एसेट है, उसको मैंने पर्सनल यूज किया है, तो आपको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी। तो अगर पर्सनल यूज के लिए करते हो कोई भी, पर्सनल यूज के लिए अगर कोई भी एसेट को यूज करते हो, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? ड्राइंग, ड्राइंग्स बोलते हैं। अब क्या चीज यूज की है उस पर डिपेंड करेगा कि सेकंड वन क्या होगा। अगर आप ड्राइंग करते हो तो ड्राइंग से आपकी जो कैपिटल है वो डिक्रीज होगी, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको अपने डेबिट करते हैं, हाँ, ठीक है। कैपिटल डिक्रीज होगी तो उसको डेबिट करेंगे। अब क्या क्या चीजें निकाल सकते हो आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप गुड्स विड्रॉ कर सकते हो, आप एसेट विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनेगी? जनरल एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग को तो डेबिट करना है, एंड व्हाट गोज आउट, ये तीनों चीजें अपने लिए क्या है? गुड्स भी एसेट होती है, कैश भी एसेट होता है, एसेट भी एसेट होती है। तो अगर विड्रॉ करते हैं तो एसेट आपकी डिक्रीज होगी, एसेट डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। तो ड्राइंग अगर आप कर रहे हो तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गया। टू, अगर कैश विड्रॉ किया है तो टू कैश लिख दो। अगर गुड्स विड्रॉ किए हैं तो गुड्स तो अकाउंट, आपको गुड्स की जगह पे परचेज वर्ड यूज करना है। क्यों करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। टू, जो भी एसेट विड्रॉ की है, से फॉर एग्जांपल एसी, तो यहाँ पे एयर कंडीशन, उस एसेट का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे अपने एसेट का नाम लिखना है, दैट इज एसेट अकाउंट, ठीक।
कितना अमाउंट है वो अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि कैश ही विड्रॉ किया है तो 1000 कैश हो सकता है कि सिर्फ गुड्स ही विड्रॉ किए हैं तो गुड्स का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि सिर्फ एसेट ही विड्रॉ किया तो एसेट का अमाउंट आ जाएगा। आ जाएगा। अब आपने गुड्स के बारे में थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ। गुड्स के बारे में थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देता हूँ कि अगर आप गुड्स विड्रॉ करते हो, अगर आप गुड्स विड्रॉ करते हो तो गुड्स को कॉस्ट प्राइस पे ही विड्रॉ करना है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेल प्राइस इतनी है, अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दी है और कॉस्ट प्राइस भी दी है तो कॉस्ट प्राइस पे ही आपको जनरल एंट्री बनानी है, सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है। सेलिंग प्राइस को इग्नोर करना है, कैश प्राइस को आपको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, कंसीडर करना है। ठीक है, क्लियर, एकदम एकदम अच्छे से क्लियर। हाँ। ठीक है, अब ड्राइंग में और क्या क्या चीजें हो सकती है, कौन से पेमेंट आपके ड्राइंग में कंसीडर होंगे, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है। अपने को कैसे पता चलेगा कि ये ड्राइंग है या नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, अगर स्पेसिफिकली बोला है क्वेश्चन में। स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई पर्सनल यूज है तो उसको क्या समझना है, पर्सनल यूज समझना है। ठीक है, दूसरा, अगर फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए कुछ ट्रांजैक्शन किया है, फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए कुछ ट्रांजैक्शन किया है तो वो भी आपका किस में चला जाएगा, पर्सनल यूज। पर्सनल में। अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि भाई पर्सनल यूज है तो पर्सनल यूज। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पेमेंट किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है, किसका लाइफ इंश्योरेंस, या तो खुद का, ओनर का खुद का, या फिर उसके फैमिली मेंबर का, दोनों ही पर्सनल यूज में आएंगे, ड्राइंग में आएंगे। तीसरा, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है और आपने इनकम टैक्स का पेमेंट किया है, कौन से केस में, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में क्या आएगा, इनकम टैक्स अपना पर्सनल यूज में आता है। ठीक है, ये अपने ड्राइंग से रिलेटेड हो गए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नंबर 2, दूसरे ट्रांजैक्शन लेते हैं अपने परचेज से रिलेटेड। अब परचेज में आप क्या क्या परचेज कर सकते हो, आप क्या क्या परचेज कर सकते हो। नंबर 1, आप गुड्स परचेज कर सकते हो। गुड्स मतलब जो रीसेल के पर्पस से परचेज किया है, या फिर आप एसेट परचेज कर सकते हो, या फिर आप अदर कंज्यूमेबल्स परचेज कर सकते हो। अदर कंज्यूमेबल परचेज कर सकते हो। जो भी परचेज होगा वो दो तरीके से हो सकता है, या तो आपने कैश में परचेज किया होगा या फिर आपने क्रेडिट में परचेज किया होगा। कैश में परचेज किया है तो कैश आपके एसेट है, और एसेट कम होगी तो उसको डिक्रीज करना है। अगर आपने गुड्स
या एसेट या फिर अदर कंज्यूमेबल क्रेडिट पे परचेज किया है तो आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी, हाँ, और लाइबिलिटी बढ़ेगी मतलब उसको क्या करना है आपको, लाइबिलिटी बढ़ेगी, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिखा, क्रेडिट लिखना है ना। अगर एसेट आपकी डिक्रीज होती है, अगर एसेट आपकी डिक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करना लाइबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो भी उसको क्रेडिट तो करते हैं। डेबिट। मतलब एक एस्पेक्ट लायबिलिटी ऑफ लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो आपके पास में एक एस्पेक्ट तो पता चल गया कि किस चीज को क्रेडिट करना है, किस चीज को क्रेडिट करना है वो तो आपको पता चल गया। अब डेबिट किसको करोगे, तो आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में गुड्स क्या आ रहा है, उसको क्या करना है आपको, डेबिट करना है। तो या तो आपके पास में गुड्स आ सकते हैं, या आपके पास में एसेट आ सकती है, या फिर अदर कंज्यूमेबल्स आ सकते हैं। तो इन तीनों को क्या करना है, डेबिट करना है। अगर गुड्स आते हैं तो आपको परचेज वर्ड यूज करना है, परचेज वर्ड यूज करना है। अगर एसेट आती है तो एसेट का नाम लिखना है, फर्नीचर है तो फर्नीचर, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, लैंड है तो लैंड, ठीक है, नेम ऑफ एसेट। और अदर कंज्यूमेबल आइटम्स हैं तो वो डिपेंड करेगा कि क्या चीज है, ठीक है, डिपेंड करेगा क्या चीज है, और जनरली आपके एक्सपेंसेस में ट्रीट करते हैं। अब इनकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, इनकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, तो अगर जनरल एंट्री की बात करें तो परचेज, अगर आप गुड्स परचेज करते हो तो एक अकाउंट को क्रेडिट करना है, और गुड्स अगर आपने परचेज किए तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, परचेज वर्ड। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, परचेज परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में परचेज किया होगा तो टू कैश होगा अकाउंट कैश में। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट परचेज अकाउंट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स में सर नाम दिया हुआ है तो आपको वहां पे नेम यूज करना है। तो नेम किसका रहेगा, दैट इज नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लाई सप्लायर। सप्लायर की जगह पे अगर मैं बोलूं तो सेलर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो बेचने वाला है उसका नाम यूज करना है, ठीक है। ये तो हो गया गुड्स परचेज किया है तो। अगर कैश में परचेज किया है तो ये वाला करना है, क्रेडिट में परचेज किया है तो ये वाला, क्रेडिटर्स की जगह पे आप सप्लायर या सेलर का नाम लिख सकते हैं। नंबर 2 बारी आती है एसेट की। अगर आपने एसेट परचेज की है तो एसेट का नाम लिखो, बिल्डिंग है तो बिल्डिंग, फर्नीचर है तो फर्नीचर, लैंड है तो लैंड, मशीन है तो मशीन। तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि एसेट आपके पास में आ रही है। किसने दी, कैश में खरीदा है तो टू कैश, और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स की जगह पे सेम चीज, आप सप्लायर का नाम लिख सकते हो, सेलर का नाम लिख सकते हो। आप सप्लायर या सेलर का नाम लिख सकते हो, क्लियर एकदम। अगर आपने स्टेशनरी या फिर और कुछ चीजें परचेज की है जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस होगा। तो जो भी आइटम आया आपके पास में, जो एक्सपेंस आया, एक्सपेंसेस अगर होते हैं तो उनको आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो सपोज आपने स्टेशनरी परचेज की तो स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट,
जनरली छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो कैश में ही किए जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्रेडिट वाला सिस्टम कम मिलता है। अगर फिर भी क्रेडिट वाला सिस्टम है तो आपको वहां पे आपको एंट्री बनानी पड़ेगी कि छोटे मोटे भाई, जनरली 100, 50, 500 रुपए की अगर स्टेशनरी परचेज करते हो तो जनरली आपको क्रेडिट नहीं मिलती, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में परचेज किया है तो। अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है तो उसका नाम लिख दो, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। अब क्रेडिटर्स में अगेन जिसने भी सप्लाई की है तो सप्लायर का नाम आ जाएगा, सप्लायर या सेलर का नाम, चलो। ठीक है। हम्म। ये था पूरा का पूरा अपना क्या, दैट इज परचेज अगर आप करते हो तो, अगर आपने गुड्स परचेज किए हैं तो ये फंडा आपका रहेगा। क्लियर एकदम, समझ आ गया? कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन नहीं। नहीं है? अब बात आती है वैल्यू किस पे दिखानी है, आपको वैल्यू क्या दिखानी है। सम टाइम क्या होता है ना, क्वेश्चन में डिस्काउंट करके दिया रहता है कि ये इतना डिस्काउंट है, तो परचेज की वैल्यू कितनी रहेगी, अमाउंट ऑफ परचेज कितना रहेगा। अगर क्वेश्चन में जनरली जब गुड्स परचेज करते हैं ना तो ये चीज देखने को मिलती है आपको। जनरली गुड्स में अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो जो वैल्यू पे परचेज किया वो वैल्यू, ठीक है। देन एक्चुअल प्राइस पे ले लो। अगर आपको डिस्काउंट की वैल्यू बोली है, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट के बारे में बोला है तो डिपेंड करेगा डिस्काउंट कौन सा है, डिपेंड करेगा डिस्काउंट कौन सा है। तो सर डिस्काउंट कौन सा हो सकता है, तो डिस्काउंट होते हैं दो टाइप के। नंबर वन ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर टू कैश डिस्काउंट। नंबर वन ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर टू कैश डिस्काउंट। डन, क्लियर एकदम। तो अगर अपने बात कर रहे हैं, अगर अपने बात करें ट्रेड डिस्काउंट की, तो ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो जनरली परचेज पे या सेल पे देते हैं या लेते हैं, परचेज पे या सेल पे देते हैं या लेते हैं। वो जो एक्चुअल एमआरपी जो होती है ना, या लिस्ट प्राइस, अगर अपने जनरल लैंग्वेज बोले तो एमआरपी, तो एमआरपी में से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया जाता है, कुछ परसेंटेज डिडक्ट कर दिए जाते हैं, तो उसको अपने ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। मतलब वो जनरली सारे ट्रेडर्स उस इंडस्ट्री में सिस्टम ही रहता है कि इतना परसेंट आपको डिस्काउंट मिलेगा, रिस्पेक्टिव ऑफ द पेमेंट सिस्टम। आप पेमेंट भले अभी दो, बाद में दो, कभी भी दो, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट 10% कम हो जाएगा। अगर ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि लिस्ट प्राइस में से, लिस्ट प्राइस मतलब जो एमआरपी है या जनरल जो रेट रहती है वो, उसमें से लिस्ट प्राइस में से आपको क्या करना है, जो परसेंटेज दिए हुए हैं ट्रेड डिस्काउंट के वो माइनस करने हैं, ठीक है। वो आप माइनस कर दोगे तो जो नेट प्राइस आएगी, जो नेट प्राइस आएगी वो वैल्यू से आपको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट ऑफ एंट्री, ठीक है, अमाउंट ऑफ एंट्री। से फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स परचेज किए हैं,
लिस्ट प्राइस ₹10,000, ट्रेड डिस्काउंट @10% ऑफ लिस्ट प्राइस। ठीक है। और सपोज आपने कैश में परचेस किया, कैश या क्रेडिट पे परचेस करोगे उसका फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्या आती है कि आपने गुड्स परचेस किए हैं। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है? इस सिचुएशन में आपको करना है जनरल एंट्री। तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि गुड्स परचेज किए हैं तो परचेज वर्ड यूज करते हैं, दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट। और आपने कैश में परचेज किया है तो टू कैश आ जाएगा। यहाँ तक का क्लियर एकदम? हाँ। फिर बात आती है अमाउंट कैसे लिखना है। तो अमाउंट के लिए क्या करोगे? अमाउंट के लिए करोगे लिस्ट प्राइस कितनी भाई? 10,000। 10,000। और ट्रेड डिस्काउंट कितना? 10%। 10%। 10,000 का 10% 1,000 होता है, माइनस करोगे तो 9,000। तो अमाउंट ऑफ एंट्री 9,000 लिखनी है। सर तो डिस्काउंट को शो नहीं करना है क्या? यस एग्जैक्टली, कि आपको ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करना है, आपको उसको इग्नोर करना है। जो अमाउंट रहेगा वो माइनस करने के बाद में ही शो करना है। ठीक है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में शो नहीं करती है। ठीक होते हैं। नॉट शोन इन जनरल एंट्री। सिर्फ आपको क्या करना, जो अमाउंट है वो आपका अमाउंट कम हो जाएगा जितना ट्रेड डिस्काउंट है उतने से। ठीक। सर ये सिर्फ गुड्स पे एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं, अगर क्वेश्चन में मेंशन किया एसेट पे तो एसेट पे भी रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जैसे ट्रेड डिस्काउंट जो है वो एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल रहता है। जब आप गुड्स परचेज करते हो या गुड्स सेल करते हो तब ट्रेड डिस्काउंट लेंगे या देंगे, ऐसा रहता है। कैश डिस्काउंट कब रहेगा? कैश डिस्काउंट तब रहता है जब आप पेमेंट करोगे। एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब पेमेंट आप करोगे या फिर पेमेंट आपको रिसीव होगा तब आपको कैश डिस्काउंट मिलने वाला है या फिर आप देने वाले हो। ठीक है। जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ उस वैल्यू पे आपको कंसीडर करना कितना कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट दो टाइप से हो सकता है, या तो आप दोगे या फिर आप लोगे। कैश डिस्काउंट दो टाइप का हो सकता है, या तो आप दोगे या फिर लेने वाले हो। तो इसको अपने अगर डिस्काउंट लेते हैं दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, और अगर डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब कब होगा? अपने को डिस्काउंट कब मिलेगा? जब अपने किसी क्रेडिटर को पैसे दें, अपने किसी क्रेडिटर को पैसे दें तब डिस्काउंट अपने को मिलेगा। और डिस्काउंट देंगे कब? अपने जब अपने को अमाउंट मिल रहा है, यानी एक डेटर से पैसे अपने को मिले तब अपने डिस्काउंट अलाउड होगा। ठीक है। तो डिस्काउंट मिल रहा है तो ये तो अपने लिए इनकम हो गई। अगर इनकम इंक्रीज होती है तो इसको क्या करते हैं? क्रेडिट। और डिस्काउंट दे रहे हैं तो अपना एक्सपेंस हुआ। अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव कब होता है? जब आप किसी सप्लायर को क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तब। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स, तब अपने को डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट देना कब रहेगा?
जब अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर बोल सकते हैं इसको। अगर अपने को अमाउंट मिल रहा है तो अपने डिस्काउंट देंगे, अगर अपने पेमेंट दे रहे हैं किसी को तो सामने वाला अपने को डिस्काउंट देगा। डन। एक अपने लिए इनकम है और एक अपने लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस बढ़ रहा तो डेबिट करेंगे, इनकम बढ़ रही तो क्रेडिट करेंगे। क्लियर एकदम। फिर बात आती है कि ये तो हो गया इतना, इसकी जनरल एंट्री क्या करनी है। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अमाउंट ड्यू टू सोहन रुपीज 10,000 पेड आफ्टर कैश डिस्काउंट @ 5%। क्या बोला? 10,000 रुपए सोहन मांग रहा था और अपन ने उसको पेमेंट किया कैश डिस्काउंट 5% काटने के बाद में। सोहन एक क्रेडिटर है तभी मांग रहा है अपने से पैसे। सोहन अपना क्रेडिटर है तभी अपने से पैसे मांग रहा है। ठीक है, तो सोहन जो है वो अपना कौन हो गया? क्रेडिटर हो गया, यानी कि अपनी लायबिलिटी है। ठीक है, या फिर इसको मैं जो सोहन है वो अपने से पैसे मांग रहा है तो वो अपना क्रेडिटर है, और क्रेडिटर्स है मतलब लायबिलिटी है। अगर सोहन लायबिलिटी है तो लायबिलिटी कम होगी क्योंकि उसको पैसे दे रहे हैं अपने। अगर लायबिलिटी कम होती है तो उसको अपने क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करो तो सोहन एक पर्सनल अकाउंट है। हाँ, पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर। तो सोहन रिसीवर हुआ, अपने पैसे दे रहे हैं तो सामने वाला ले रहा है, मतलब तो उसको अपने डेबिट करेंगे। फिर बात क्या आती है? सोहन को अपन ने डेबिट कर दिया, फिर क्या जा रहा है अपने यहाँ से? पेमेंट कर रहे हैं कैश में, तो कैश पे कर रहे हो तो कैश अपने लिए क्या होती है? एसेट। अगर एसेट डिक्रीज होगी तो उसको क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट होगा। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट कितना परसेंट? 5%। अपने पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट सामने वाला आपको देगा, तो डिस्काउंट आपको मिलने वाला है, तो डिस्काउंट रिसीव होगा। डिस्काउंट रिसीव होना मतलब अपने लिए इनकम, इनकम बढ़ रही है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? एकदम। यस। तो जनरल एंट्री आपकी क्या बनेगी यहाँ पे? सोहन को क्या करना है? डेबिट करना है। सोहन अकाउंट डेबिट सोहन अकाउंट टू डेबिट हो जाएगा। कैश कितने अकाउंट। रुपए मांग रहा है सोहन? 10,000, तो पूरा 10,000 टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट कितना? जितना पेमेंट करेंगे उतना, और डिस्काउंट मिलेगा अपने को वो यहाँ पे लिखना है, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सर अमाउंट कैसे आएगा? देखो, 10,000 की वैल्यू है, 10,000 की वैल्यू है, उस पर आपको 5% कैलकुलेट करना है डिस्काउंट। 5% कैलकुलेट करोगे तो 500 रुपीज अपना डिस्काउंट आ गया। हाँ 10,000 देने थे, 500 रुपीज डिस्काउंट है तो बाकी अमाउंट दे दूं? बाकी अमाउंट कितना है? 9,500। 500। डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया। 10,000 हाँ 10,000। क्लियर एकदम। जनरल एंट्री। कैश डिस्काउंट को शो करते हैं जनरल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते हैं जनरल एंट्री में। इन द सेम वे अगर अपने बात करें किसकी? डिस्काउंट रिसीव्ड की। डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो क्या होगा? एक एग्जांपल लेते हैं।
अमाउंट ड्यू to Ram rupees 5,000 received after deducting cash discount at the rate 5%। राम से अपने रुपए मांग रहे थे 5,000 रुपए। राम पेमेंट कर रहा है, अपने को पैसे मिलेंगे कैश डिस्काउंट काटने के बाद में। कितना कैश डिस्काउंट? 5%। 5%। तो राम कौन हो गया अपने लिए? राम अपने लिए एक डेटर है, तभी अपने को पैसे देगा। डेटर है जो अमाउंट देगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। डेटर अपने लिए क्या होता है बाय द वे? एसेट होती है। एसेट अगर कम होती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। कैश क्या होता है? एसेट होता है। एसेट इंक्रीज होती है, मतलब कैश अपन क्या करेंगे? डेबिट। एसेट डन। जो डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, वो आपके लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। एक्सपेंस बढ़े तो उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। डेबिट कैश डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, और राम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो जनरल एंट्री आपकी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलाउड डेबिट टू राम अकाउंट राम अकाउंट। टू राम अकाउंट। अमाउंट कैसे आएगा? राम से कितने रुपए मांग रहे हैं? 5,000। 5,000 डिस्काउंट कैसे निकलेगा और कैश का अमाउंट कैसे आएगा? डिस्काउंट मतलब क्या हो गया? 5,000 का 5%। 5,000 का 5%, दैट इज 250। 250 डिस्काउंट कैसे निकाला है? डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 5,000 इंटू 5% इज इक्वल्स टू 250। बाकी जो अमाउंट है वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो 5,000 में से 250 आपके कट हो गए, बाकी कितने बचे? 4750। हाँ वो आपको अमाउंट रिसीव हो जाएगा। क्लियर एकदम? अच्छे से क्लियर हो गया हाँ पूरा? एकदम अच्छे से क्लियर आज का? हाँ